यहाँ अपन देखें एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आज कि राजस्थान में व्यक्तित्व। राजस्थान में व्यक्तित्व का शुरू करें। राजस्थान में या राजस्थान के व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में इसमें अपन देखेंगे कि जो अपने राजस्थान के अंतर्गत जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं, जो प्रमुख नेता है या फिर प्रमुख लोग हैं, जो अपने राजस्थान के अंतर्गत उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके बारे में अपन आज यहाँ देखेंगे। और वो प्रमुख प्रसिद्ध राजस्थान में, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी अपन बात करें। सबसे पहले प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर, सबसे पहले व्यक्तित्व देखें जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, अपन जमनालाल बजाज जी की बात करें, ठीक है, तो बजाज जी का जो जन्म जो है काशी का बास सीकर में स्थान है। कहाँ है? काशी का बास सीकर में एक स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पहले ये जयपुर में आता था, ठीक है। इसमें देखिए अपन तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है 4 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ था। काशी का बास एक गांव है, बास सीकर जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? जमनालाल बजाज जो है भारत के अंतर्गत एक प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, या फिर किसी कांग्रेस तो क्या है, ये प्रमुख व्यक्ति थे राजस्थान में, भारत के प्रसिद्ध नेता कहलाए। भारत में भी इनका व्यक्तित्व, इनकी व्यक्तित्व की छवि और बहुत ही प्रभावी रूप से और ये लोगों को प्रभावित करती थी। इनकी छवि जो एक नेता के रूप में थी, ठीक है। और ये जो है इनका जन्म काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 को, ठीक है। इनमें और देखिए अपन, और अपने राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाले, शासन की मांग करने वाले नेता कौन है? जमनालाल बजाज जी है। कि राजस्थान में सबसे पहले जो उत्तरदायी शासन के अंतर्गत अपन देखें, जिस प्रकार से अपने प्रजामंडल बने हैं राजस्थान में, उनकी सबसे पहले मांग जो किन्होंने की है? जमनालाल बजाज जी के द्वारा प्रजामंडलों की स्थापना इनके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन की मांग करने के बाद ही प्रजामंडलों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले इनकी मांग किसने की थी? ये जमनालाल बजाज जी के द्वारा मांग की गई थी। देखिए अपन जैसे इसमें कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता हैं। कि राजस्थान में कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग किसने की? उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता कौन है? परीक्षा में पूछ लिया जाए तो कौन है? जमनालाल बजाज जी है। बजाज जी के द्वारा ही सबसे पहले राजस्थान में उत्तरदायी, यानी उत्तरदायी का अर्थ होता है कि राजस्थान में किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति की जाए। पहले अंग्रेजों का शासन था, तो इनके द्वारा अंग्रेजों को भी बताया गया और अपने जो गांव है या फिर जनता है, जनता को भी बताया गया कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थापना करें कि अपना जो है किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी चुन लिया जाए, उस हिसाब से फिर अपना जो कार्य है वह किया जाए। तो इनके द्वारा सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग की गई। उत्तरदायी शासन के अंतर्गत फिर अपने राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, प्रजामंडलों के अध्यक्ष बनाए गए।
अलग अलग प्रजामंडल बनाए थे, ठीक है। उन प्रजामंडल के अलग अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। इस प्रकार से प्रजामंडल में इन्होंने नियुक्ति करवाई थी, ठीक है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता थे ये, ठीक है। और देखें, और जमनालाल बजाज जी जो है अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4। और ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, 4 कहते थे कि ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे कि मैं गुलाम नंबर 4 हूँ, कि मैं चौथे नंबर का गुलाम हूँ। क्या है? मैं चौथे नंबर का गुलाम हूँ। ये अपने आप को इस नाम से जाने जाते थे और ये अपने आप को इस नाम से पुकारते थे या फिर कहते थे कि मैं गुलाम नंबर 4 हूँ, ठीक है। और देखें तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा जो है दक्षिण भारत में, कहाँ? दक्षिण भारत में जमनालाल बजाज जी के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। कहाँ? दक्षिण भारत में, जहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये भाषा बोली जाती है, वहाँ पर जमनालाल बजाज जी के द्वारा हिंदी का प्रचलन शुरू किया या हिंदी का प्रचार प्रसार किया कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया, कि दक्षिण भारत में जहाँ पर पूरा साउथ लैंग्वेज बोली जाती है, साउथ अपने इंडिया में जहाँ पर कन्नड़, तमिल, तेलुगु इन प्रकार की भाषा बोली जाती है, वहाँ पर जमनालाल बजाज जी के द्वारा हिंदी का प्रचार किया गया। वहाँ के लोगों को भी हिंदी से जागरूक किया गया कि ये हिंदी भाषा है, उनको भी बताई गई है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रचार जमनालाल बजाज जी के द्वारा दक्षिण भारत में किया गया है और इनके द्वारा 1921 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना 1921 में की गई है, ठीक है। देखिए अपन यहाँ पर जैसे 1921 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना की कि इन्होंने एक दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया। उसके बाद में इन्होंने 1921 में पूरी एक राष्ट्रीय भाषा यानी राष्ट्र की भाषा हिंदी को जो है इन्होंने राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की एक संस्था बना दी कि इस संस्था का कार्य यह रहेगा कि एक राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी मानी गई थी उसको प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी एक संस्था बना दी कि यह संस्था यह कार्य करेगी कि सभी जगह पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने का कार्य करेगी। जहाँ पर जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती है या फिर कुछ उन लोगों को हिंदी का नहीं पता है या फिर नहीं जानते, वहाँ पर हिंदी की प्रचार प्रसार करेंगे या फिर उस राष्ट्रीय भाषा का प्रचार प्रसार करेगी। इस संस्था के यह मुख्य कार्य था। प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1921 में की है। तब की 1921 में जमनालाल बजाज जी के द्वारा यह स्थापना की गई थी, ठीक है। और देखिए अपन इसमें इनके द्वारा 1927 में जो है वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। किसकी स्थापना की? वर्धा महाराष्ट्र में 1927 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है, ठीक है। सॉरी 1921 में तो राष्ट्रीय भाषा की स्थापना की है, लेकिन सॉरी गलत बता दिया, राष्ट्रीय भाषा की इन्होंने स्थापना की है। और 1921 में इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। 1921 में सत्याग्रह वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की
1921 में इन्होंने प्रचार प्रसार समिति की स्थापना की, लेकिन 1921 में इन्होंने ये कार्य किया था। क्या किया था? वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 1921 में। और इनके द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। और किसकी स्थापना की? चरखा संघ की स्थापना 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। किनके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज जी के द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई है। ठीक है। और इनके ऊपर भारत सरकार के द्वारा 1970 में एक डाक टिकट जारी किया गया। क्या किया? 1970 में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया जमनालाल बजाज जी के ऊपर। 1970 में भारत सरकार द्वारा विशेष डाक टिकट जारी किया गया। विशेष डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 1970 में। कब किया गया? 1970 में भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया, जो विशेष डाक टिकट था। ठीक है। ये हो गए अपने जमनालाल जी। ठीक है। और इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की। वो सभी लोगों ने मिलकर, और यहाँ लिख लेते हैं अपन, राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पतिके, जमनालाल बजाज जी, इन मुख्य नेताओं के द्वारा ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय अजमेर में भी रहा है। ठीक है। और एक बार और देख लेते हैं, जमनालाल बजाज जी के द्वारा ये प्रमुख राजस्थान के व्यक्तित्व है, तो ये इनकी छवि जो है एक प्रमुख नेता के रूप में है। इनका जन्म जो है 4 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 नवंबर 1889 को काशी का बास गांव सिक्कर में इनका जन्म हुआ था। तो पहले ये जयपुर रियासत में आता था। कहाँ आता था? जयपुर रियासत में। ठीक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले नेता थे। कौन थे? ये अपने बजाज जी थे। ठीक है। और अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4। और इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। और इनके द्वारा राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई। और 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और 1927 में चरखा संघ की स्थापना की है। और इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की जाती है। और 1970 में भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाता है। ठीक है। अब अपन ये हो गए अपने जमनालाल बजाज जी। आगे अपन नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में देखें। नेक्स्ट व्यक्तित्व है अपने केसरी सिंह बारट। कौन है? केसरी सिंह बारट। अपन केसरी सिंह बारट के बारे में बात करेंगे भी। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व का भी प्रश्न बनता है। पहले ये रीट के अंतर्गत नहीं था, लेकिन अब इसको रीट में भी जोड़ दिया गया है। पहले क्या रीट फर्स्ट लेवल के अंतर्गत ही था, अब इनको रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में जोड़ दिया गया है। ठीक है। यहाँ अपन देखें केसरी सिंह बारट। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें कि केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, इसकी अपन बात करें तो केसरी सिंह बारट का जन्म जो है 21 नवंबर 1872 को हुआ था। 21 नवंबर
1872 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 21 नवंबर 1872 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका पैतृक गांव भी यही है, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये बारठ परिवार का, अगर यह प्रश्न भी आ सकता है कि बारठ परिवार का संबंध कहाँ से है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और इनके एक भाई भी थे, जोरावर सिंह बारठ। एक इनके पुत्र भी है, प्रताप सिंह बारठ। यह भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। इन्होंने इनके केसरी सिंह बारठ, इनके भाई है चाचा जोरावर सिंह बारठ, इनके भाई है जोरावर सिंह बारठ, इनका पुत्र है केसरी सिंह बारठ, जो राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं और देशभक्त भी रहे हैं। इन्होंने राजस्थान की क्रांति के अंतर्गत अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, इनमें अपन बात करें आगे और इसमें, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, और ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवि व प्रमुख क्रांतिकारी थे, या अपन इनको क्रांतिकारी कवि भी कह सकते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है, कि शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे और ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवि व प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे। ठीक है, इनके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई है, सोरठे लिखे गए हैं, या फिर ऐसी रचनाएं लिखी गई हैं जिनको पढ़कर किसी भी व्यक्ति का स्वाभिमान जागृत हो सकता है और वह क्रांतिकारी बनने के लिए उत्सुक हो सकता है, या फिर क्रांतिकारी की भावना उसके अंतर्गत जागृत हो सकती है। ठीक है, और देखिए पर इसमें, और इनके द्वारा जो है एक अभिनव भारतीय संस्था की स्थापना की गई है। किसकी? अभिनव भारतीय संस्थान की स्थापना की गई है। संस्थान की स्थापना की गई है। इनके द्वारा की गई है। ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा अभिनव भारतीय संस्थान की स्थापना की है इनके द्वारा। ठीक है, अभिनव भारतीय संस्थान की। और देखिए अपन इनकी रचनाएं देखें कि केसरी सिंह बारठ के द्वारा कौन सी रचनाएं की गई है। ठीक है, रचना देखिए इनकी, तो इनकी प्रमुख रचना है प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, और है चेतावनी राह, चेतावनी राह चूंठिया। ये रचना जो है केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा रचना की गई है। प्रताप चरित लिखा है इन्होंने, दुर्गादास चरित लिखा है, रूठी रानी के बारे में भी लिखा है इन्होंने। अपने राजस्थान में 3 रूठी रानी हुई हैं। अगर प्रश्न आता है कि रूठी रानी कहाँ है, तो राजस्थान में 3 रूठी रानी हुई हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। पहली रूठी रानी तारागढ़ अजमेर, दूसरी है अपना ये जयसमंद झील, एक है बूंदी के अंतर्गत है। 3 रूठी रानी हुई है। ठीक है, और चेतावनी राह चूंठिया, ये एक प्रसिद्ध रचना है इनकी चेतावनी राह चूंठिया, जिसमें 13 सोरठे हैं। कितने हैं? 13 सोरठे लिखे गए हैं। इसमें 13 सोरठे लिखे गए हैं, जो ये डिंगल भाषा में, किसमें है? डिंगल भाषा में। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 13 सोरठे लिखे हैं चेतावनी राह चूंठिया, वह किस भाषा में है? तो डिंगल भाषा में है। ठीक है, किसमें है? डिंगल भाषा में है। और ये केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा रचना है प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, चेतावनी राह चूंठिया।
जिसमें ये 13 सोरठे हैं वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। और केसरी सिंह बारट जो है एक डिंगल भाषा के प्रमुख कवि थे। डिंगल भाषा के प्रमुख कवि हैं, डिंगल भाषा के प्रमुख कवि है। और देखिए अपन इसमें कि एक एडवर्ड सेवन के वहाँ पर एक दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया जिसमें अपने राजस्थान के सभी राजाओं को वहाँ पर बुलाया गया, सभी को निमंत्रण दिया गया। जब अपने राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह फतेह सिंह जी। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी, फतेह सिंह जी भी वहाँ पर एडवर्ड सेवन के सम्मान में एक दिल्ली में दरबार में एक दरबार आयोजन किया गया था। वहाँ पर फतेह सिंह जी भी जा रहे थे, जो मेवाड़ महाराणा थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी यह भी वहाँ पर एडवर्ड सेवन के सम्मान में दिल्ली जा रहे थे। तो उस समय जो ये केसरी सिंह बारट जी है 1903 में यह भी वहाँ जा रहे थे दिल्ली में। तो ये इनके केसरी सिंह बारट जी के द्वारा चेतावनीराज चुंगटा नामक इनको भेंट किया। चेतावनीराज चुंगटा जो है 13 सोरठे हैं, इनको भेंट किया। फतेह सिंह जी को महाराणा फतेह सिंह जी को भेंट किए। तो इन चेतावनीराज चुंगटा पढ़कर जो 13 सोरठे थे इनको पढ़कर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी का स्वाभिमान जागृत हुआ। इस प्रकार से लिखा गया है कि चेतावनीराज चुंगटा इनमें लिखा गया है कि जो ये अंग्रेज है ये अपने को जो भाईचारा है इसको ख़त्म करे। इस प्रकार से इतना शानदार लिखा गया है कि इनको पढ़ते ही मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी का स्वाभिमान जागृत हुआ। और इन्होंने ये दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे 1903 में, और इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। इनको चेतावनीराज चुंगटा पढ़कर इतना अभिभूत हुआ कि जो ये अंग्रेज है ये अपने ऊपर इतना अत्याचार किया इन्होंने। और ये है राजा, जो राजस्थान के जो राजा महाराजा है या फिर जो भी है, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो चेतावनीराज चुंगटा पढ़कर जो फतेह सिंह जी थे इनका स्वाभिमान जागृत हुआ। वह एडवर्ड सेवन के सम्मान में दिल्ली दरबार में सेवन के सम्मान में दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस प्रकार के इतने शानदार ये चेतावनीराज चुंगटा जो है केसरी सिंह बारट जी के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, ये अपने आपको दूसरे एक व्यक्तित्व और देख लेते हैं आज। ठीक है, केसरी सिंह बारट का पुत्र है प्रताप सिंह बारट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के जो केसरी सिंह बारट है इनके पुत्र है प्रताप सिंह बारट। ठीक है, उनकी अपन बात करें, तीसरा व्यक्तित्व है प्रताप सिंह बारट। ठीक है, अपन प्रताप सिंह बारट की बात करें, प्रताप सिंह बारट का जन्म जो है उदयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ इनका जन्म जो है, इनकी जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है 21 नवंबर 1893 को इनका जन्म हुआ है।
कहाँ हुआ इनका जन्म? उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। उदयपुर में इनका जन्म हुआ है 21 नवंबर 1893 को इनका 24 मई 24 मई को इनका जन्म हुआ है। 24 मई 1893 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ? उदयपुर में जन्म हुआ। और इनका पैतृक गांव कहाँ है? शाहपुरा भिलवाड़ा में है। इनका पैतृक गांव कहाँ है? शाहपुरा भिलवाड़ा। शाहपुरा भिलवाड़ा में इनका जन्म है। शाहपुरा भिलवाड़ा इनका क्या है? पैतृक गांव है। कहाँ है? शाहपुरा भिलवाड़ा में। और इनके बारे में बात करें, प्रताप सिंह बारड के बारे में, ये राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे। और इनके पिता का नाम है केसरी सिंह बारड। केसरी सिंह बारड, ठीक है। और इनके चाचा का नाम है जोरावर सिंह बारड। जोरावर सिंह बारड, ये दोनों राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे। राजस्थान के अंदर जो क्रांतिकारी थे, केसरी सिंह बारड भी थे, जोरावर सिंह बारड भी थे और प्रताप सिंह बारड, ये तीनों जो है बारड परिवार जो है, इन तीनों बाप भी था, चाचा भी था और पुत्र भी था। ये तीनों जो है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है। क्रांतिकारी का कार्य किया है, ठीक है। इसमें देखिए अपन एक और प्रताप सिंह बारड जो है लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर, किसके ऊपर? लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने के प्रकरण में बम फेंकने के प्रकरण में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार कर लिया इनको? 23 दिसंबर 1912 को 23 दिसंबर 1912 को ये जो है कौन? प्रताप सिंह बारड जो लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने के प्रकरण में गिरफ्तार कर लिए गए। इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था, जिसके कारण इनको 23 दिसंबर को इनको ये बम फेंका था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ में ये इनके चाचा जोरावर सिंह बारड भी इनके साथ में थे। इनके चाचा जोरावर सिंह बारड भी लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने के प्रकरण में इनके साथ में थे, ठीक है। और देखिए इनके बारे में, तो ये 1915 में एक सशस्त्र क्रांति हुई थी। सशस्त्र क्रांति हुई थी। सशस्त्र क्रांति में ये शस्त्र जुटाने गए थे। शस्त्र जुटाने गए कौन? प्रताप सिंह बारड। 1915 में एक सशस्त्र क्रांति हुई थी। सशस्त्र क्रांति के अंतर्गत ये शस्त्र जुटाने गए थे। और एक भारत सरकार के सदस्य थे केड्रो के ऊपर वो केड्रो को मारने की योजना बना रहे थे। तो जिसके कारण भारत सरकार के सदस्य था केड्रो, उसको मारने की योजना बना रहे थे उन प्रताप सिंह बारड, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को उस योजना की भनक लग जाने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया व इनको बरेली जेल में इनको रखा गया, ठीक है। यहाँ देखिए अपन भारत सरकार के सदस्य, भारत सरकार के गृह सदस्य केड्रो
केड्रो की हत्या करने की योजना बनाई कि प्रताप सिंह बारड के द्वारा भारत सरकार के गृह सदस्य थे केड्रो। इस केड्रो को मारने की योजना बनाई थी प्रताप सिंह बारड के द्वारा, जिसकी भनक अंग्रेजों को लग जाने के कारण इनको बरेली जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? बरेली जेल में इनको रखा गया। और बरेली जेल के अंतर्गत ही बरेली जेल में पुलिस के द्वारा इनको घोर यातनाएं दी जाती हैं। पुलिस द्वारा इनको घोर यातनाएं दी जाती हैं। घोर यातनाओं का अर्थ होता है कि इनको बुरी तरीके से इनके साथ में व्यवहार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके जो नाखून होते हैं वो नाखून निकाल दिए जाते हैं, उंगलियां काट दी जाती है। इस प्रकार का व्यवहार जो अंग्रेज करते थे। और इसके बारे में फिर वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि प्रताप सिंह, आप ये अपने भेद की इनकी योजना क्या होती है अंग्रेजों की, कि अगर तुम्हारे अंदर क्या है, किस प्रकार से मारना चाहते हो, तो अगर तुम लोग अपना भेद प्रकट करोगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ जो है ये जेल की सज़ा थोड़ी कम कर सकते हैं। तो लोगों ने इनको कहा कि तुम अपने बात अंग्रेजों को बता क्यों नहीं देते। तो इन्होंने कहा कि अगर मैंने मेरे दिल का भेद खोल दिया तो मेरी माँ की वास्तविक मृत्यु होगी। इनके द्वारा कथन कहा गया है कि मेरी माँ, और इनको लोगों ने भी कहा है कि तुम्हारी माँ इतनी रो रही है, इतनी परेशान है तुम्हारी माँ, कि अगर तुम लोग अपनी माँ से अपनी माँ से नहीं मिलोगे तो वो बहुत दुखी हो रही है, बहुत रो रही है। तो इनको लोगों ने कहा प्रताप सिंह बारड को। तो प्रताप सिंह बारड ने कहा मेरी माँ अगर रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। अगर मैंने मेरे दिल का भेद खोल दिया तो मेरी माँ की वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माँ पर अमिट कलंक लगेगा। तो यह बात प्रताप सिंह बारड के द्वारा कही गई है। क्या बात कही है? मेरी माँ रोती है तो उनको रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। अगर मैंने मेरे दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माँ के ऊपर अमिट कलंक लगेगा, जो कभी मिट नहीं सकता। अमिट कलंक का अर्थ होता है जो कभी कलंक मिट नहीं सकता। और पुलिस यातनाओं के कारण प्रताप की जो है मृत्यु हो जाती है। कब होती है? इनकी मृत्यु जो है 27 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 27 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो जाती है पुलिस यातनाओं के द्वारा। बरेली जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? बरेली जेल में ही पुलिस यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से पहले पुलिस इतनी भयंकर थी कि लोगों को इस प्रकार से मारा जाता कि उनको लोगों को भी इस प्रकार की सज़ा दी जाती कि लोगों को भी मार दिया जाता था। ठीक है। तो प्रताप सिंह बारड की मृत्यु 27 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये अपने हो गए राजस्थान के व्यक्तित्व।